वो लड़कियों को गुलाब के पानी में उबालकर एक अद्भुत परफ्यूम बना डालता था। आए दिन किसी न किसी गली नुक्कड़ में एक और लाश मिलती, पूरा नग्न और बाल कटे हुए। पूरा शहर दहशत में था। उसे पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। इस बार उसके निशाने पर थी एक अप्सरा, पेरिस के सबसे अमीर खानदान की लड़की। उसके पास पहुंचना उतना ही मुश्किल था जितना किसी अनसुलझी पहेली का हल ढूंढना, लेकिन उसी चक्कर में वो पकड़ा गया। पूरे नगरवासियों के सामने उसे 2 दिन बाद सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। आदेश था, जब तक उसकी जान न निकल जाए उसे सूली पर लटकाया जाएगा। ये सुनकर नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दरिंदे का नाम था जीन बाप्टिस्ट ग्रेनुइल, जिसे ईश्वर ने नाक नहीं बल्कि एक खास वरदान दिया था। इतनी तेज सूंघने की ताकत कि वो उस खुशबू को भी पहचान लेता था जो बाकी दुनिया के लिए अदृश्य थी। यहां से कहानी पीछे लौटती है उसके बचपन की ओर। ग्रेनुई की मां फिश मार्केट में काम करती थी। एक दिन अचानक उसे दर्द उठा और वहीं पर ग्रेनुई का जन्म हुआ। पैदा होते ही मां ने बच्चे को लात मार दिया। इससे पहले भी वो अपने 4 नवजात बच्चों को मार चुकी थी। उसे लगा कि ग्रेनुई भी मर गया, लेकिन तभी मार्केट की गंदगी सूंघकर वो जोर से रो पड़ा। मां घबरा गई और तुरंत वहां से भाग निकली। लोगों ने सब देख लिया और शोर मच गया। वो पकड़ी गई और उसी वक्त उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। ग्रेनुई को कानूनन एक अनाथालय में भेज दिया गया। उस जगह की कर्ता धर्ता थीं मैडम गायलार्ड, अधेड़ उम्र की एक औरत जिसके पास अब और बच्चों के लिए जगह नहीं थी, लेकिन सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। किसी तरह उसने कुछ लड़कों के बिस्तर पर ग्रेनुई को एडजस्ट करवा दिया। लेकिन अब सवाल था, उन लड़कों का क्या जो उसी बिस्तर पर सोते थे? पैर पसारने की जगह तक नहीं बची थी। इसलिए बाकी बच्चों ने आपस में सलाह की और ग्रेनुई को मार डालने की कोशिश की। तभी मैडम गायलार्ड को इसका पता चल गया और एक बार फिर ग्रेनुई की जान बच गई। वे अनाथ बच्चे ही मैडम गायलार्ड की मुख्य आय का साधन थे। वो पूरा दिन उनसे काम करवाती थी। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए, लेकिन 5 साल का होने के बावजूद ग्रेनुई एक शब्द तक नहीं बोल पाता था। ऊपर से उसकी हरकतें भी अजीब थीं। वो किसी भी चीज को ऐसे सूंघता मानो वो कोई मिठाई हो। वक्त के साथ उसकी ये क्षमता और बढ़ती गई। अब वो आंखें बंद करके भी दूर दूर तक की चीजों की गंध पहचान लेता। कहाँ पत्थर है, कहाँ मेंढक, सब बता देता। कुछ सालों में उसने बोलना भी सीख लिया। जब वो 13 साल का हुआ तो मैडम गायलार्ड के पास अब उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मजबूर होकर उसने ग्रेनुई को एक चमड़े के व्यापारी को बेच दिया। उधर कुछ लुटेरे पहले से ही गायलार्ड पर नजर गड़ाए हुए थे। जब वो पैसे लेकर लौट रही थी, रास्ते में उन्होंने हमला कर दिया और उसकी हत्या कर पैसे छीन ले गए। ग्रेनुई को अब टैनरी में काम करने के लिए भेज दिया गया। उस वक्त चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों में इंसान की औसतन उम्र महज 5 साल होती थी। वहां केमिकल्स, बदबूदार पानी और गंदगी से भरा माहौल था। ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में मर जाते। एक दिन उसका मालिक उसे काम के सिलसिले में शहर ले गया और वहीं पहली बार ग्रेनुई को एहसास हुआ, ये शहर तो असंख्य खुशबुओं से भरा पड़ा है। हवा में हजारों तरह की गंधें थीं, फूलों की, मसालों की, इत्रों की, इंसानों की। तभी उसकी नाक ने एक ऐसी खुशबू पकड़ी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके मालिक को पास ही एक इत्र की दुकान के बगल वाले व्यापारी से डील करनी थी। जब वो काम में व्यस्त था, ग्रेनुई सूंघते सूंघते इत्र की दुकान तक जा पहुंचा। वहां देखा लोग तरह तरह के इत्र खरीद रहे हैं। उसी वक्त दुकानदार ने एक मोहतरमा को नया इत्र सूंघाया। उसकी खुशबू से वो मंत्रमुग्ध हो गई और बोली, जनाब, आप तो वाकई में एक शानदार कलाकार हैं। तभी ग्रेनुई को उस इत्र से भी कहीं ज्यादा मोहक खुशबू आई, एक जवान लड़की की। वो फल बेच रही थी। उसकी खुशबू ने उसे पागल कर दिया। वो उसके बहुत करीब जा पहुंचा। लड़की ने चौंक कर पूछा, आप फल खरीदना चाहते हैं? लेकिन ग्रेनुई चुप रहा, बस उसे एकटक घूरता रहा। लड़की ने उसे फल देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने फल लेने के बजाय उसके हाथों को पकड़ लिया और सूंघने लगा। लड़की डरकर हाथ छुड़ाई और भाग निकली। ग्रेनुई उसके पीछे गया और उसकी खुशबू का पीछा करते हुए आखिरकार उसके घर तक पहुंच गया। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। लड़की अकेली थी। उसने मुड़कर देखा तो घबरा गई और जोर से चीख पड़ी। ग्रेनुई ने उसका मुंह दबा लिया। तभी पास से एक कपल गुजरा। जब तक वो चले नहीं गए, ग्रेनुई ने लड़की का मुंह दबाए रखा। नतीजतन सांस रुक जाने से लड़की की मौत हो गई। ग्रेनुई को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वो लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मरने के बाद भी उसकी त्वचा से वो दुर्लभ खुशबू उठ रही थी। उसने उसे नग्न किया और शरीर के हर हिस्से की खुशबू को जी भरकर महसूस किया। ये उसका पहला शिकार था। वो रात को वापस लौटा तो मालिक ने उसे बुरी तरह पीटा। अगर अगली बार बिना बताए गायब हुआ तो जान ले लूंगा। उस रात वो सो नहीं सका।
इसलिए नहीं कि उसे मार पड़ी, बल्कि इसलिए कि लड़की की गंध ने उसे स्पष्ट रास्ता दिखा था। उसे समझ आ गया था कि उसका जन्म क्यों हुआ है। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू को पकड़ने और उसे हमेशा के लिए कैद करने के लिए पैदा हुआ है। उन दिनों पेरिस में करीब 1 दर्जन परफ्यूमर थे। उनमें से एक था इटालियन परफ्यूमर जिउसेप्पे बाल्दीनी, जिसकी दुकान द पोंट ओ चेंज नामक पुल के बीचों बीच थी। 3 साल पहले तक वो इस धंधे के बादशाह थे, लेकिन मार्केट में नए नए परफ्यूमर आने के कारण बाल्दीनी की दुकान सुनसान पड़ चुकी थी। इन दिनों पेरिस के बाजार में एक नए परफ्यूम की धूम मची थी, वही परफ्यूम जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। हर कोई उसी का दीवाना था। बाल्दीनी ने भी उसकी खुशबू की जांच की। नींबू के तेल, लवंग के रस और जाने किन किन तत्वों का मिश्रण था उसमें। उन्होंने उसे दोहराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार असफल रहे। थक हार कर वहीं सो गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो था ग्रेनूई, जो उनके ओनर्डर की बकरी की खाल लेकर आया था। बाल्दीनी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने को कहा। ग्रेनूई अंदर गया, लेकिन उसकी नजर हर चीज पर थी। वहां रखे हर बोतल, हर शीशी, हर तेल को वो एक एक करके सूंघता जा रहा था। बाल्दीनी ने खाल की जांच की और संतुष्ट होकर बोले, ठीक है, लेकिन अभी पैसे नहीं दूंगा, कुछ दिनों बाद खुद आकर दे दूंगा। तभी ग्रेनूई ने शांत लहजे में पूछा, क्या आप इस लेदर की गंध से परफ्यूम बनाने की सोच रहे हैं? बाल्दीनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और हामी भरी। ग्रेनूई बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ के सामान से एक परफ्यूम बना सकता हूँ। बाल्दीनी हंसे, तुम्हें परफ्यूम बनाना आता है? ग्रेनूई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी नाक के सहारे शीशियों से एक एक खुशबू उठाने लगा। उसने किसी नुस्खे या फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, बस अपने सूंघने की ताकत से तत्वों को एक के बाद एक मिलाता चला गया। कुछ देर बाद उसने जो तैयार किया वो खुशबू इतनी अप्रत्याशित और लाजवाब थी कि बाल्दीनी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। वो परफ्यूम उनके करियर में अब तक की सबसे बेहतरीन रचना से भी बेहतर था। बाल्दीनी ने तुरंत तय किया, इस लड़के को वो खो नहीं सकते। उन्होंने भारी रकम देकर ग्रेनूई को खरीद लिया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अगले ही पल उसका पुराना मालिक एक अजीब दुर्घटना में मारा गया। मानो ग्रेनूई जिस किसी का साथ छोड़ता, उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। खैर, फिलहाल तो ग्रेनूई को खरीदने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। वो दोनों मिलकर तरह तरह की सुगंधों वाले इत्र बनाने लगे, जो काफी चर्चित हुए। यहाँ तक कि बाल्दीनी का खोया हुआ गौरव भी लौट आया। एक दिन खुशी में बाल्दीनी ने ग्रेनूई को बताया कि एक परफ्यूम बनाने में कुल 12 नोट्स की आवश्यकता होती है, जो 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं। पहला होता है हेड कोड, यानी परफ्यूम की पहली छाप, जो कुछ मिनटों तक रहती है। दूसरा होता है हार्ट कोड, यानी परफ्यूम की थीम या असली पहचान। और आखिर में होता है बेस कोड, जो इत्र की जान होता है, जो कई दिनों तक उसकी खुशबू बनाए रखता है। बाल्दीनी ने आगे कहा, प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि अगर कोई इन 12 नोट्स के बाद 13वां नोट बना ले तो उन 13 के मिश्रण से ऐसा परफ्यूम बनेगा जिसे सूंघते ही इंसान अपना आपा खो बैठेगा। उसे लगेगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, जैसे वो स्वर्ग में हो। ये सिर्फ बनावटी बातें नहीं थी। कहा जाता है ऐसा परफ्यूम फेरौन के मकबरे में मिला था, जिसे सूंघने वाले सचमुच स्वर्गिक अनुभूति में खो गए थे। लेकिन अफसोस, आज तक कोई भी उस 13वें नोट्स को नहीं बना सका। तभी ग्रेनूई बोला, मास्टर, मैं वो 13वां नोट्स बनाऊंगा, बस आप मुझे ये सिखा दीजिए कि किसी भी चीज की खुशबू को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। बाल्दीनी ने कुछ नहीं कहा। अब ग्रेनूई परेशान, क्योंकि रात को उसे उस पहली लड़की के सपने आते रहते थे और उसकी खुशबू के लिए वो पागल हो जाता था। आखिरकार उसने मास्टर से एक सौदा किया और कहा, मैं आपके लिए जितने चाहे परफ्यूम बनाऊंगा, बस एक बार मुझे खुशबू को कैद करने का तरीका सिखा दीजिए। उसके अंदर सीखने की ऐसी भूख थी कि बाल्दीनी को उसे सिखाना ही पड़ा। ग्रेनूई ने सीखा कि कैसे गुलाब के फूल की खुशबू को कैद किया जाता है। फिर उसी प्रक्रिया से वो अलग अलग चीजों की खुशबू कैद करने की कोशिश करने लगा, पर बार बार असफल होने की वजह से एक दिन वो झुंझला गया और चीजें इधर उधर फेंकने लगा। तभी उसकी चोरी पकड़ी गई। बाल्दीनी वहां पहुंचे तो वो गुस्से में बोला, आपने मुझसे झूठ बोला। उसने कुछ सैंपल सूंघाने की कोशिश की, सीसा, लोहा, तांबा, लेकिन किसी की भी खुशबू कैद नहीं थी। बाल्दीनी हैरान रह गए कि ये किस तरह का आदमी है जो धातुओं की खुशबू कैद करने पर रिसर्च कर रहा है। तभी उन्होंने उबलते बर्तन में एक बिल्ली को देखा और भड़क उठे। ग्रेनूई स्तब्ध खड़ा उनकी डांट सुनता रहा और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बताया कि ये सब टैनरी, चमड़ा फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करने का नतीजा है। उसका शरीर धीरे धीरे जहर से भर चुका है और अब वो मर रहा है। बाल्दीनी डर गए, क्योंकि अगर ग्रेनूई मर गया तो उनका पूरा धंधा फिर से बर्बाद हो जाएगा। तभी ग्रेनूई को होश आया। उसके होठों पर अब भी वही सवाल था, क्या कोई और तरीका है जिससे किसी भी चीज की खुशबू को कैद किया जा सके? बाल्दीनी ने कहा, ऐसा तरीका तो है, लेकिन मुझे नहीं पता।
वो सिर्फ ग्रास नाम की जगह पर सिखाया जाता है। धीरे धीरे ग्रेनोई ठीक हुआ, लेकिन ग्रास पहुंचने और वहां काम करने के लिए उसे पहचान के कागजों की जरूरत थी। बाल्दीनी ने उसे ये सब देने का वादा किया। बदले में ग्रेनोई ने उसे नाना प्रकार के इत्रों के हजारों फॉर्मूले सौंप दिए। बाल्दीनी बेहद खुश हुआ और उसे विदा कर दिया। उसे लगा अब उसके पास सफलता की चाबी है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात उसकी इमारत ढह गई और बाल्दीनी मलबे में दबकर मर गया। उधर ग्रेनोई अपनी यात्रा करके कुछ दिनों बाद पहाड़ों में एक गुफा तक पहुंचा। एक रात रुकने के लिए गया था, लेकिन वहीं का होकर रह गया, क्योंकि वहां उसके कपड़ों के अलावा किसी भी बाहरी खुशबू का नामो निशान नहीं था। न इंसान, न जानवर, न पेड़, न मिट्टी, कुछ भी नहीं। पत्थर भी जैसे निर्जीव थे। उस निस्तब्धता में उसे पहली बार सुकून मिला, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके अपने शरीर से कोई खुशबू नहीं आती। वो नहाया, धोया, कई बार जांचा, मगर कुछ नहीं, जैसे वो महक के अस्तित्व से ही खाली हो। क्यों? इसका जवाब शायद ग्रास में ही था, और इसीलिए उसने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की, उस शहर की ओर जहां खुशबू को अमर बनाना सिखाया जाता था। जब वो ग्रास में शहर के करीब पहुंचा तो उसे एक बग्गी दिखी, जिसके अंदर बैठी थी एक अप्सरा। उसकी खुशबू से उसका रोम रोम खिल उठा। फिर क्या था, वो उस बग्गी का पीछा करते हुए ग्रास से जा पहुंचा। गेट पर कागजात दिखाते ही उसे शहर में एंट्री मिल गई। उस अप्सरा की खुशबू सूंघते हुए वो उसके घर तक जा पहुंचा। वो जो करती, ग्रेनोई उसके हर एक मोमेंट को महसूस कर रहा था। उसने रात वहीं बिताई और जैसे ही मौका मिला दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गया। फिर वो दिखी बालकनी में, फूल तोड़कर लाई अपनी मां की स्मारक पर चढ़ाने के लिए। तभी उसके पिता ने उसे पुकारा और तब ग्रेनोई को उस अप्सरा का नाम पता चला। उसका नाम था लौरा। खैर, इसी शहर में एक नौजवान लड़का और लड़की रहते थे, जिनके बीच अभी अभी प्रेम पनपना शुरू हुआ था। फूलों की कटाई करते वक्त भी उनके बीच नोक झोंक चलती रहती थी। वहां से कटाई के बाद फूल सेंट बनाने वाली कंपनियों को भेजे जाते थे। उन्हीं में से एक कंपनी में ग्रेनोई की ज्वाइनिंग हो गई। अपनी स्किल्स से वो कुछ ही दिनों में कंपनी की ऑनर मैडम अनुल्फी की नजर में आ गया। मैडम अनुल्फी के सुपरवाइजर को उससे चिढ़ होने लगी। वो उसे हर वक्त परेशान करता रहता। अब रात को हम उन खेतों वाले नौजवान प्रेमियों को देखते हैं जो अकेले में मिलने का बहाना ढूंढ ही लिए थे। लड़का बेताब था, लेकिन लड़की नखरें करने लगी और तो और उसे रिझाने के लिए छप्पर पर चढ़ गई। फिर लड़के को मजाक में सीढ़ी समेत नीचे ढकेल दिया। लड़का गुस्सा हो गया और लड़की को कमरे में ही बंद करके चला गया। अब लड़की परेशान होकर चिल्लाई और तभी किसी ने उसके लिए छप्पर पर सीढ़ी लगाई, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। अगले दिन उस लड़की की लाश उस शीशे की टैंक में मिली, जिसमें फूलों को उबालकर उनकी खुशबू निकाली जाती थी। मामला पूरी तरह सेट था। उसके जिस्म की खुशबू निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तभी किसी के आने की आहट सुनकर ग्रेनोई ने टैंक को बोरे से ढक दिया। बाहर एक वर्कर सुगंधित फूल लेकर आई हुई थी। इस बीच उसके अंदर ये जानने की इच्छा जाग उठी कि आखिर इन फूलों से सेंट बनाया कैसे जाता है। वो देखने अंदर गई तो ग्रेनोई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उस महिला को कुछ भी छूने से मना कर दिया। इतने में मैडम अनुल्फी भी वहां पहुंच गईं। बॉयलर को ढंका हुआ देखकर उन्होंने सवाल किया। ग्रेनोई ने कहा कि वो नई खुशबू ईजाद करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सुपरवाइजर ने पानी को सूंघकर चेक किया, लेकिन उसे कोई गंध महसूस नहीं हुई। उसने कहा कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल है, टाइम बर्बाद मत करो। लेकिन ग्रेनोई कहां रुकने वाला था। उसने एक वैश्या को हायर किया। अपने साथ वो किसी जानवर की चर्बी लेकर गया था। चर्बी देख औरत भी परेशान हो गई कि आखिर वो करने क्या वाला है। ग्रेनोई ने बताया कि वो एक परफ्यूम बनाने वाला है, जिसके लिए उसे उसके बदन की खुशबू की जरूरत है। औरत मान गई। वहीं पर उस औरत का डॉगी भी ये सब देख रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही औरत ने ग्रेनोई के पास चाकू देखा, वो भड़क उठी। ग्रेनोई ने उस लड़की को वहीं ढेर कर दिया। फिर बड़े सलीके से उसके सारे बाल काट दिए और उसके शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत लगाकर कपड़े में लपेट दिया, ताकि कुछ घंटों में औरत के शरीर की खुशबू उस चर्बी में समा जाए। ये प्रक्रिया लंबी और थकाऊ थी, लेकिन ग्रेनोई पूरी दृढ़ता से करता रहा। घंटों बाद उसने उस चर्बी को खुरच कर इकट्ठा किया और अपने काम की जगह यानी कंपनी में ले गया। वहां उसने उस चर्बी को उस औरत के बालों के साथ मिलाया, फिर उबाला, छाना और कई बार फिल्टर किया, जब तक कि वो खुशबू बिल्कुल शुद्ध रूप में बाहर न आ गई। दूसरी ओर उस औरत की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। तभी एक अजीब बात हुई। उस औरत का पालतू कुत्ता जैसे ही अपनी मालकिन की खुशबू सूंघा, सीधा ग्रेनोई तक जा पहुंचा। अब सब कुछ साफ था। ग्रेनोई ने उस औरत के शरीर की खुशबू को परफ्यूम के रूप में कैद कर लिया था। ये उसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी, लेकिन वो यहीं रुकने वाला नहीं था। अब उसे ऐसी और 12 खुशबुओं की जरूरत थी, 12 नोट्स जो मिलकर उसका 13वां कोड बना सके। अगली रात लौरा का जन्मदिन था। चारों तरफ रौनक और भीड़ थी। ग्रेनोई भी वहां मौजूद था, अपने अगले शिकार की तलाश में। जब मोमबत्तियां बुझीं तो लड़कियों ने एक खेल शुरू किया, लुका छिपी का। इस खेल में लड़कों को लड़कियों को ढूंढना था। उसी जगह एक छोटा भूल भुलैया भी था, जहां लौरा और उसकी सहेलियां जाकर छिप गईं। मौका देखते ही ग्रेनोई ने लौरा का पीछा किया। धीरे, सटीक,
बिल्कुल शिकारी की तरह। लेकिन भाग्य उस रात लॉरा के साथ था, वो बच गई। खेल खत्म होने तक ग्रेनुई वहां से निकल चुका था, मगर जब सब बाहर आए तो एक सन्नाटा फैल गया। भूल भुलैया के अंदर से 2 कुंवारी लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। अब तक ग्रेनुई उन 2 लड़कियों की खुशबू निकालने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। पूरा भूल भुलैया छान मारा गया, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिली। अगली सुबह एक पुल के नीचे पानी में उनकी लाशें मिली, बाल काटे हुए, शरीर नग्न। पूरे शहर में खौफ फैल गया। अदालत में कर्फ्यू लगाने की मांग उठी ताकि वो दरिंदा शहर से भाग न सके, लेकिन कुछ व्यापारी इसका विरोध करने लगे। उनका कहना था कि कर्फ्यू लगा तो कारोबार ठप हो जाएगा। जज ने भी सिर हिलाते हुए कहा, इससे तो पूरा शहर दिवालियां हो जाएगा। लॉरा के पिता ने लाख समझाने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी, और नतीजा कुछ ही दिनों बाद एक और कुंवारी लड़की गायब हो गई। फिर उसके अगले दिन एक चरवाहन की लाश खेत में मिली। उसके भी बाल काटे गए थे और शरीर निर्वस्त्र छोड़ दिया गया था। अब तक 4 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। शहर में कर्फ्यू लगा, पुलिस हर गली मोहल्ले में तैनात कर दी गई, मगर हत्याएं रुकी नहीं। ग्रेनुई एक के बाद एक खुशबू कैद करता जा रहा था। वो अब 5 नोट्स बना चुका था, 5 अलग अलग लड़कियों की खुशबुओं से। फिर छठी लड़की भी उसकी शिकार बनी। शहर में दहशत अपने चरम पर थी। पुलिस बेबस थी, उनके पास न कोई सुराग था न कोई गवाह। इतने में 7वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक लॉरा के पिता को समझ आ चुका था कि यह हत्यारा साधारण नहीं है। उन्होंने गौर किया कि जिन लड़कियों को निशाना बनाया गया वे सब कुंवारी थीं और असाधारण रूप से खूबसूरत, यानी हत्यारा उनकी सुंदरता से कुछ ले रहा था, चाहे वो बाल हों, त्वचा या कुछ और। वो अब एक अलग ही निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे। शहर के बड़े लोग इस पर चर्चा ही कर रहे थे कि तभी एक और खबर आई, 9वीं लड़की भी गायब हो गई। अब ग्रास की हवा में सिर्फ एक ही चीज बची थी, खौफ की गंध। कोई भी नौजवान लड़का अगर किसी लड़की के आसपास भी भटकने की कोशिश करता तो लड़कियां बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ती, पीट पीट कर उनका भरता बना देती। अगले दिन खबर आई, 10वीं लड़की भी गायब हो गई। अब लोग अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे, यहां तक कि रोशनी आने के छोटे छोटे झरोखे तक बंद करने लगे। एक आदमी अपनी खिड़कियां बंद करने के लिए लकड़ियां जमा किया था। तभी उन लकड़ियों के ढेर में से 10वीं लड़की की लाश मिली। कुछ ही दिनों में 11वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक ग्रेनुई 11 नोट्स बना चुका था। उसके 13वें परफ्यूम की कड़ी लगभग पूरी होने वाली थी। बस 2 खुशबुएं और चाहिए थीं। लेकिन शहर में उसकी दहशत इस कदर फैल चुकी थी कि लोग डर के मारे किसी पर भी शक करते और बिना सोचे समझे गोली चला देते। ग्रासे अब किसी शहर से ज्यादा एक बंद जेल बन चुका था, जहां हर इंसान को लगता था कि अगला नंबर शायद उसी का है। हद तो तब हो गई जब चर्च के अंदर एक नन की लाश मिली। ये हत्या बाकी सबसे ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि अब पवित्र जगह भी सुरक्षित नहीं रही। इस बीच ग्रेनुई को बस एक आखिरी शिकार चाहिए था जो उसके 13वें नोट को पूरा कर सके। और तभी एक चमत्कार हुआ। खबर फैली कि वो हत्यारा पकड़ा गया। सबके होश उड़ गए जब पता चला कि उसने खुद आत्मसमर्पण करके अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। शहर में मानो त्योहार लौट आया। रात भर सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे, घंटों तक खुशियां मनाई जाती रहीं। लेकिन लॉरा के पिता का मन अब भी नहीं मान रहा था। उन्हें किसी अनहोनी का डर सताए जा रहा था। उन्होंने सोचा, अगर आत्मसमर्पण करने वाला असली हत्यारा नहीं हुआ तो? उस रात उन्होंने किसी तरह आंखें मूंदी, लेकिन तभी एक भयानक सपना देखा। घबराकर वे दौड़ते हुए लॉरा के कमरे में पहुंचे। वो जिंदा थी, मगर खिड़की खुली हुई थी। लॉरा ने कहा कि उसने वो खिड़की नहीं खोली थी। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए फैसला किया कि सुबह होते ही शहर छोड़ देंगे। अगले ही दिन वे लॉरा को लेकर एक गुप्त ठिकाने की ओर रवाना हो गए। लेकिन ग्रेनुई की नाक ने लॉरा की खुशबू को पहचान लिया। वो उस महक के सहारे उनका पीछा करने लगा। उधर शहर में एक और खुलासा हुआ। उस वैश्या का कुत्ता मिट्टी खोदने लगा था। पुलिस वहां पहुंची तो जमीन के नीचे कई लड़कियों के कपड़े और बाल मिले। सब साफ हो गया, असली हत्यारा ग्रेनुई यही है। जांच पूरी होते होते ग्रेनुई अपने आखिरी शिकार के ठिकाने तक पहुंच चुका था। लॉरा के पिता ने वहां एक सुरक्षित कमरा चुना और उसे अंदर बंद कर दिया। सोचते रहे कि अब वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने चाबी टेबल पर ही छोड़ दी। आधी रात जब सब गहरी नींद में थे, ग्रेनुई दबे पांव अंदर आया। उसने चाबी उठाई, दरवाजा खोला और जो करने आया था वो कर गुजरा। फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। सुबह जब लॉरा के पिता ने दरवाजा खोला तो उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। लॉरा बिस्तर पर मृत पड़ी थी। तुरंत ही उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, ढूंढो, उस दरिंदे को कहीं से भी ढूंढ निकालो। उधर ग्रेनुई अब तक 13वां नोट पूरा बना चुका था। उसने 12 नोट्स को मिलाकर जब 13वां नोट जोड़ा तब उसका परफेक्ट परफ्यूम तैयार हुआ। लेकिन उसी वक्त लॉरा के पिता के आदमी उसके ठिकाने पर पहुंच गए। वो पकड़ा गया।
जब उससे सख्ती से पूछा गया कि उसने लॉरा को क्यों मारा, उसका बस एक ही जवाब था, मुझे उसकी जरूरत थी। और जितनी बार उससे पूछा गया वो उतनी ही शांत आवाज में यही दोहराता रहा। कहानी अब वापस उसी दिन पर लौटती है जिस दिन ग्रेनोई को सूली पर चढ़ाया जाना था। शहर में माहौल किसी उत्सव जैसा था। सड़कों पर भीड़, छतों पर लोग, हर कोई उस कुख्यात हत्यारे को मरते देखने को उतावला था। उधर जेल के अंदर सारा इंतजाम हो चुका था। जेलर उसे लेने पहुंचा और तभी ग्रेनोई ने मौका पाकर अपने परफ्यूम की शीशी खोली। जैसे ही उसकी खुशबू हवा में फैली, पूरे माहौल में जादू फैल गया। उस महक ने सबके होश उड़ा दिए। जेलर, सैनिक, हर कोई ठिठक गया। जब ग्रेनोई को सजा के मंच तक ले जाया गया तो जल्लाद उसके सामने घुटने टेक दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रेनोई ने परफ्यूम की गंध जैसे ही हवा में लहराया, जनता पागल हो गई। वहां का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। कोई उसे फरिश्ता कह रहा था, कोई एंजल ओन ऑफ लव। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। हर किसी के चेहरे पर प्रेम और वासना का मिश्रण था। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे अब बिना किसी झिझक के एक दूसरे से मोहब्बत जताने लगे। कोई पाबंदी नहीं, कोई शर्म नहीं, बस चाहत का समंदर उमड़ पड़ा। यहां तक कि चर्च का पादरी भी खुद को रोक न सका। हर कोई मान चुका था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार है। उसी पल उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे एहसास हुआ कि ये सब करने के बाद भी उसके अंदर प्यार का एहसास तक नहीं जगा। उसे याद आई वो पहली लड़की जिसे देख उसे पहली बार प्यार की अनुभूति हुई थी। वो रो पड़ा कि अगर वो गलती से उसे नहीं मारता तो शायद आज वो उसके साथ होती। तभी लॉरा के पिता तलवार लेकर भीड़ चीरते हुए उसकी ओर दौड़े। तू सबको धोखा दे सकता है मगर मुझे नहीं। ग्रेनोई आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझे खत्म कर दो, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे वो खुशबू उनके भीतर उतर गई। उनकी आंखें नरम हो गईं, तलवार नीचे गिर गई और अगले ही पल बोल पड़े, बेटा तू तो मेरा बेटा है। ग्रेनोई शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पता हो कि वो जीत कर भी सब हार चुका है। कुछ घंटे बाद जब उस जादुई परफ्यूम का असर खत्म हुआ तो लोग एक दूसरे को आपत्तिजनक हालत में देखकर दंग रह गए। किसी को कुछ याद नहीं था, बस शर्म और सन्नाटा पूरे शहर पर छा गया। टाउन काउंसिल ने तुरंत इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने का फैसला किया। इस बार शक गया ग्रेनोई के सुपरवाइजर पर। उसे पकड़ा गया और लगातार 14 घंटे की यातना दी गई। आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, हत्याएं मैंने ही की। अगले ही पल उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया और बस मामला यहीं बंद कर दिया गया। लेकिन असली हत्यारा ग्रेनोई अब तक आधा रास्ता तय कर चुका था, पेरिस की ओर। उसके पास अब भी इतना परफ्यूम था कि वो चाहता तो आधी दुनिया को अपने जादू में गुलाम बना सकता था। उसे अमीरी, शोहरत, ताकत सब मिल सकती थी, लेकिन उसके भीतर अब भी खालीपन था। वो सब कुछ पा चुका था सिवाय उस प्यार की भावना के जिसकी तलाश में वो निकला था। वो जीत कर भी हार चुका था और अब ये हार उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। इसलिए वो वापस लौटा अपनी जन्मभूमि पेरिस। रात के अंधेरे में वो उसी जगह पहुंचा जहां कभी उसका जन्म हुआ था। गंदगी, बदबू और सड़ांत से भरी गलियों में उसने अपनी परफ्यूम की पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल दी और फिर वही हुआ जो होना था। वहां के भिखारी, गुंडे और भूखे लोग उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे सफाचट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी परफ्यूम 2006 की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने खुशबू को अमर बना दिया पर खुद के अंदर प्यार की खुशबू को जगा नहीं सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करें।